माननीय मंत्री जी का जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहुत ही अच्छी चर्चा रही डिमांड फॉर ग्रांट्स रेलवेज के ऊपर। वास्तव में ये अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। स्वाभाविक रूप से सभी माननीय सांसद अपने अपने दल की प्राथमिकताओं से उठ के देश की चिंता करें, देश में किस प्रकार से विकास को गति मिले, किस प्रकार से देश का आगे एक उज्जवल भविष्य के लिए हम सब मिलके काम करें, इस पे हम सब चिंता करते रहते हैं। डिबेट का स्तर भी अच्छा था, कई सुझाव आए, कुछ टिप्पणियां भी हुई, थोड़ी तारीफ हुई, कुछ आलोचनाएं भी हुई, लेकिन एक प्रकार से लोकतांत्रिक परंपरा को रखते हुए जिस अच्छे वातावरण में आज की बहस, आज की बातचीत हुई, वो सही माने में दर्शाती है कि हम सबका लक्ष्य तो एक ही है, कैसे भारतीय रेल जो इस देश की संपत्ति है, इस देश का एक अंग है, और हम सबकी जितना जुड़ाव रेलवे के साथ हमारा सबका लगा हुआ है, वो भी आज देखने को मुझे मिला। मुझे याद है पिछली बार जब रेलवे पे डिबेट हुई थी दोनों सदनों में, तब लगभग 174 माननीय सांसदों ने लोकसभा में और 30 माननीय सांसदों ने राज्यसभा में अपनी अपनी बातें रखी थी। कई ने अपनी स्पीच को पटल पर रखा था। उस समय भी हमने हर एक माननीय अध्यक्ष महोदय, हर एक सांसद को जो विषय उन्होंने चर्चा के दौरान उठाए उसका एक व्यक्तिगत जवाब भेजा। अभी भी लोकसभा में डिबेट एक दिन चली और उत्तर मेरा मंगलवार को था, कल था, तो हमारे सभी रेलवे के अधिकारी रात भर बैठे और जितने चर्चा में विषय निकले थे सोमवार को, उन्होंने हर एक विषय के ऊपर व्यक्तिगत समाधान, जहां समाधान हो सके या जहां पे कोई कठिनाई हो तो कठिनाई बताते हुए पूरी तैयारी करके मेरे कमरे में रख दी, जिससे लगभग कोई सांसद जिसने कोई डिमांड रेस की हो, नीरज जी ने कुछ कहा, मनोज जी ने कुछ कहा, अलग अलग माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की, राज्य की डिमांड रखी। हमने हर एक का व्यक्तिगत जवाब, लोकसभा का तो रात को ही तैयार कर लिया था। वास्तव में ये जवाब की एक प्रतिलिपि भी है मेरे पास। एक एक माननीय सांसद ने जो विषय उठाए उसका जवाब भी साथ ही साथ मैं तैयार करके गया था, लेकिन सभी माननीय सांसदों की अनुमति से आज के भी जो व्यक्तिगत विषय थे उस पर तो मैं जरूर आपको लिखित रूप से जवाब दूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बहस का स्तर समझते हुए आज चर्चा करें कि रेलवे किस दिशा में चल रहा है, आगे की क्या योजनाएं हैं और क्या सोच है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जब वो भारत की रेलवे का आगे का विस्तार प्लान करते हैं, आगे किस प्रकार से रेलवे देश की सेवा करेगी, दोनों वर्गों की, चाहे यात्री हो, चाहे उद्योग जगत के लिए एमएसएमई सेक्टर हो, हमारे एक्सपोर्टर्स हो, उद्योग जगत को बल मिलता है तो उससे नौकरियां आती हैं, उससे और ज़्यादा अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से भारतीय रेल आगे नियंत्रित रूप से तैयार की जाए देश को एक अच्छा भविष्य देने के लिए। सबसे पहले तो स्वाभाविक है और कई माननीय सांसदों ने भी इस बात का जिक्र किया कि कोविड की महामारी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं। मेरे खुद का प्रदेश महाराष्ट्र में कोविड की संख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है। आज लगभग 60% केसेस महाराष्ट्र से ही हैं, 15,000 के करीब हर रोज केसेस निकल रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबके साथ चर्चा करके कोशिश की है कि सब लोग मिलके इसको नियंत्रण में रखें। कोविड एक बड़ा भयानक समय था,
आप सबको याद है कि जब लॉकडाउन अनाउंस किया तब कुछ टिप्पणियां भी हुई थी, कहा गया अरे अब तो 500 केस भी नहीं हुए, लॉकडाउन की क्या जरूरत है। लेकिन हम सब ने देखा कि जिन देशों ने समय पे कदम उठाए, उचित कदम उठाए, निर्णायक कदम उठाए, फैसले किए, उन देशों में, और उन देशों में भारत का सर्वप्रथम अंक माना जाता है, उन देशों ने कैसे रैपिडली रिकवर किया, अपने लोगों की जान बचाई, लोगों को मृत्यु से बचाया, लोगों को जल्दी ठीक किया और देश की अर्थव्यवस्था को भी साथ ही साथ पटड़ी पे लाने में सफल हुए। और वो देश जो अपने आप को बड़ी मॉडर्न, बड़े एडवांस्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज मानते थे, उन देशों ने जिन्होंने सिर्फ अर्थव्यवस्था की चिंता की, समय पे लॉकडाउन नहीं किया, समय पे लोगों को संभाला नहीं, समय पे मास्क का उपयोग हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, पर्सनल हाइजीन हो, इन सब चीज़ों की चिंता नहीं की, अपने स्वास्थ्य की सेवाओं को ठीक करने की चिंता नहीं की। आज देखिए उन देशों का क्या दृश्य है। और मैं समझता हूँ रेलवे भी उसी का एक प्रतीक है। मुझे अभी भी याद है कि जब शुरू में कोविड के समय 22 या 23 मार्च पिछले वर्ष रेलवे की व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से विराम दिया, उनको रोका गया, तब तुरंत ध्यान में आया कि आखिर देश चलना है, देश की अति आवश्यक वस्तुओं सब तक पहुंचानी है, अनाज पहुंचाना है सबको, किसानों को फर्टिलाइजर चाहिए। अगर बिजली नहीं होगी तो हम लॉकडाउन में घर बैठ ही नहीं पाएंगे। बिजली के कारण टेलीविजन, कुछ एंटरटेनमेंट, गर्मी में कुछ सुविधा, सर्दी में भी बच के रहना, बिजली का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल। और देश में बिजली बिना कोयले के उपलब्धि नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में बिना अपनी जान की चिंता करे, आखिर रेलवे के कर्मचारी भी तो परिवार के लोग हैं, सामान्य आदमी हैं, मनुष्य हैं, महिलाएं हैं, उनके परिवारों में भी आखिर कोविड के बारे में तो किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। सबको टेंशन था, सबको चिंता थी, सबको डर लगा हुआ था। लेकिन मैंने लोकसभा में भी इस बात का जिक्र किया और मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस बात के प्रति कि पूरे महामारी के दौरान रेलवे के एक भी कर्मचारी ने कभी अपनी ड्यूटी पे आने से मना नहीं किया। 24 घंटे तत्पर रहे, जहां वस्तुओं को पहुंचाने की जरूरत थी, लगातार अनाज हो, फर्टिलाइजर हो, कोयला हो, दवाइयां हो, लोगों तक सीधा पहुंचती रही। जब और कोई साधन नहीं था, तब रेलवे एकमात्र साधन था जिससे सब वस्तुओं पहुंचने से देश इतनी बड़ी महामारी से जूझने में भी सफल हुआ और एक प्रकार से पूरे देश में अमन शांति बनी रही। आपने किधर कोई किस्सा नहीं सुना कि यहाँ पे लोगों को खाने पीने की सामान की कमी हो रही है, कोई बिजली घर बंद नहीं हुआ, कोई किसान को तकलीफ नहीं हुई। आखिर उसी का प्रमाण है कि आज हमारे मेहनती किसानों ने, और वो एकमात्र क्षेत्र है जिसमें लगभग 3.5% वृद्धि हुई है उत्पाद में। वो इसलिए क्योंकि किसानों ने मेहनत की और साथ ही साथ समय पे, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, हर एक वस्तु हमारे मेहनती किसानों तक पहुंच पाई। और मैं समझता हूं कि जब समय समय पे निर्णय लेने की जरूरत पड़ी, जब लगा कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं कम होंगी, आगे चल के अगर नंबर बहुत बढ़ गए और आईसीयू बेड्स या अस्पताल के बेड्स कम हो गए तो आइसोलेशन में लोगों को कहां रखेंगे। साधारणतः हम सबके छोटे घर होते हैं, किसी व्यक्ति को कोविड हो जाए तो उसको आइसोलेट करना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में देश के पास पर्याप्त सुविधा नहीं थी, खासतौर पे गांव में ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन मुझे सुबह सुबह फोन करके पूछा कि क्या आपके ये कोचेज, आजकल ट्रेनें तो बंद है पैसेंजर की, क्या ये हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में काम नहीं आ सकती। अध्यक्ष महोदय, ईमानदारी की बात यह है कि मैं भी एक प्रकार से
बहुत हैरानी में रह गया कि इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। पर जब उन्होंने मुझे समझाया कि आखिर कोविड की कोई दवाई तो है नहीं, कोविड में कहा जाता है कि एयर कंडीशन में रहना ठीक नहीं है, एयर कंडीशन तो हानिकारक था। हमारे साथ कई डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, इस बात की पुष्टि करेंगे। तो एयर कंडीशन के बगैर रहना है, चाहिए क्या कुछ दवाइयाँ, उस समय हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन शुरू हुई थी, कुछ समय तक रेमडेसिविर थी, साधारणतः तो फैबी फ्लू और टेम्परेचर कंट्रोल, फीवर कंट्रोल करने की दवाइयों पे ही बल दिया जाता था। तो जरूरत थी कि एक अच्छा साफ सुथरा माहौल हो, उसमें आईवी लाइन वगैरह हो और देने की जरूरत पड़े, सुविधा ऐसी हो कि अटेंडेंट्स देख सके, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। और अगर समझो कोई दूर दराके के गांव में, समझो बलिया में एक आउटब्रेक हो जाए कोविड का, बाकी व्यवस्थाएं तो संभाल नहीं पाएंगी। ऐसी परिस्थिति में हम फटाफट घंटों के अंदर ट्रेन पहुंचा सकते हैं वहां पे, और उस कोचेस को इस तरीके से बनाया जाए जो कोविड केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर बन सके। और मैं समझता हूं ये एक सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और ये चीज समय समय पे मुझे मार्गदर्शन मिलते रहा प्रधानमंत्री जी का, कैसे रेलवे इस कोविड के आपदा को भी एक प्रकार से सुधार का अवसर बनाए, देश की सेवा का अवसर बनाए, जनता की सेवा का अवसर बनाए। और रेलवे का पूरा परिवार, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, इस काम में जी जान से जुट गए। अध्यक्ष महोदय, करीब करीब 80,000 बेड्स का आइसोलेशन कैपेसिटी हमने तैयार कर दी। उत्तर प्रदेश के तो कई गांव में इसका इस्तेमाल भी हुआ। कुछ प्रदेश उसमें राजनीति करते रहे कि नहीं, इसमें आपने वेंटिलेटर नहीं लगाया है, आप डॉक्टर दो, फलाना ढिमका। अब मैं समझता हूं कि सुविधाएं भी दें और उसके बाद उसमें भी अगर राजनीति की जाए तो ये बहुत दुख की बात है। पर इसी प्रकार से पूरे इस कोविड के दौरान अलग अलग तरीके से, चाहे वो किसान रेल चलाने की बात हो कि हमारे किसानों का सामान देश के कोने कोने तक पहुंच सके। अध्यक्ष महोदय, आज तक 377 किसान रेल चल चुकी हैं, 43 अलग अलग रूट्स के ऊपर, और 1 लाख सवा लाख टन अभी तक किसानों का उपज पहुंचा चुकी है अलग अलग जगहों पे। तो एक प्रकार से इस पूरे दौरान श्रमिक स्पेशल की जहां बात आती है, जब ध्यान में आया कि लोग उत्सुक हो रहे हैं अपने घर जाने के लिए, तो बंद व्यवस्था के बावजूद स्पेशल ट्रेन श्रमिक स्पेशल के नाम से देश भर में चलाई गई। 4,600 के करीब ट्रेन चलाई गई। अब पता नहीं कहां से किसी माननीय सदस्य को लगा कि 40 ट्रेन भटक गई। ऐसा तो कभी ट्रेन में होता नहीं है कि ट्रेन ही भटक जाए, पर दुर्भाग्य से कुछ लोग भ्रमित रहते हैं, उनको अब उसका इलाज तो मेरे पास है नहीं। लेकिन 4,600 ट्रेनें जिन्होंने 64 लाख से अधिक, 64 लाख तो रजिस्टर्ड हमारे प्रवासी मजदूर अपने अपने घर पहुंचे, सुरक्षित पहुंचे, सुगम उनकी यात्रा रही। लगभग 2 करोड़ से अधिक तो हमने मुफ्त में भोजन दिया। 2.25 करोड़ 16 लाख के करीब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल दी गई। आरपीएफ की व्यवस्था हर ट्रेन में करी गई, और हर एक राज्य ने जितनी ट्रेनें मांगी उतनी ट्रेनें उनको मिली। उसमें भी कभी कभार राजनीति करने की कोशिश हुई, उसका भी हमने एक प्रकार से तुरंत समाधान किया कि किसने अगर कह दिया कि हमारे को तो ट्रेन चाहिए थी, मिली नहीं, तो हमने कहा भाई बताइए कितनी ट्रेन चाहिए, और 12-14 घंटे के अंदर उतनी ट्रेन खड़ी कर दी। ये अलग बात है कि वो फिर वो ट्रेन इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि उतनी जरूरत ही नहीं थी। तो राजनीति चलती रहती है, पर मैं समझता हूं कि कोविड के समय जिस प्रकार से पूरे रेल परिवार ने देश की सेवा की, ये अपने आप में एक मिसाल रहेगा और एक गर्व की बात है। ये देश गर्व करेगा अपने रेल परिवार पे। और मुझे तो खुशी है कि 2 पूर्व रेल मंत्री भी यहाँ पे विपक्ष में बैठे हैं। उन सब के लिए भी एक प्रकार से आनंद का विषय है
कि उनके परिवार ने, इस देश के रेल परिवार ने देश की सेवा की। और मैं समझता हूं इसमें तो पूरे सदन ने एक साथ देश के रेल कर्मचारियों की सराहना करनी चाहिए। इसमें तो राजनीति करने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं दिखती। इसी दौरान एक और बड़ी अच्छी घटना रेलवे के हिसाब से हमारे अनुभव का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो वर्षों वर्षों तक हम इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे। कोई अगर जैसे कलकत्ता है, 15 रेल लाइनें हैं वहां, 15 लाइनों के ऊपर एक पुराना ब्रिज था जो तोड़ नहीं पा रहे। फिर तोड़ने के लिए सब ट्रेनें को बंद करना पड़ेगा। 15 लाइनों की ट्रेनें बंद करना मतलब पूरा कलकत्ता पश्चिम बंगाल में मुश्किल हो जाती। इस दौरान हमें एक लंबा ट्रैफिक ब्लॉक मिल गया, रोक सके गाड़ियां ऐसे, और उस रोड ओवरब्रिज को हम डिसमेंटल कर पाए तो सेफ्टी बढ़ गई। ऐसे माननीय अध्यक्ष महोदय लगभग 350 लंबे अरसे से जो लंबित थे प्रोजेक्ट, जो खत्म नहीं हो पा रहे थे और शायद भविष्य में कभी हो भी नहीं पाते, उन सबको माननीय मंत्री जी, रेलवे ने 6 बजे। Sir, railways is a very, is a department, not only a department for the whole country, but is close to the heart of every citizen. And many of the members have expressed their opinions and views on this topic, on the demand of grants. And every honorable member would like to hear the response of the honorable minister also. So I would suggest that the House may agree to sit till the minister's reply is over. सदन की सहमति है माननीय मंत्री जी के जवाब तक। प्लीज सहमति सदन की है। My good friend Jairam ji is concerned because there are so many good things to speak about the performance of the railways. अध्यक्ष महोदय, पहले के जमाने में एक रेल बजट अलग से आया करता था और उसके बारे में कई बार चर्चा होती है कि वो बड़ा अच्छा सिस्टम था, वो क्यों बंद कर दिया। मैंने भी कई रेल बजट्स पढ़े और देखे पुराने कि उसमें क्या रहता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल बजट कुछ और कहता था, अनाउंसमेंट्स अलग अलग प्रकार की करता था, लेकिन जो फाइनेंस का बजट में उसकी एलोकेशन होती थी, जो पैसा उपलब्ध कराया जाता था निवेश के लिए, वो अपने आप में बहुत थोड़ा रहता था। और इसी के चलते देखा गया कि अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट, लगभग 500 550 प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और मैं उसकी पूरी लिस्ट लेके आया हूं अध्यक्ष महोदय, स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट्स हर प्रदेश के हिसाब से, हर राज्य के हिसाब से। आप जिस राज्य का जो प्रोजेक्ट है मेरे पास उसकी डिटेल है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि कैसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते गए। अब कोई पश्चिम बंगाल से रेल मंत्री बने तो उठा के 2009, 10, 11 में नई लाइनें, डबलिंग, ये वो के 15-20 प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए। अनाउंस करने में क्या जाता है, लोग अपना खुशी मना लेंगे, सांसद भी खुश, जनता को भी भ्रमित कर देंगे, पर उसके बाद उसके लिए आवंटन के लिए पैसा ही नहीं है। कभी पैसा आवंटित किया ही नहीं गया उसको कंप्लीट करने के लिए। चलो पैसा भी उपलब्ध हो जाए तो जमीन देने के लिए राज्य सरकार तैयार नहीं है, जमीन एक्वायर करके देने में टंचाई। ऐसे करके हमने जब देखा तो एक एक प्रोजेक्ट में अध्यक्ष महोदय, हमारे चाहते हुए भी कि हम पैसा और दें, कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लंबे समय से अटके पड़े हैं। पश्चिम बंगाल का तो सबसे पुराना प्रोजेक्ट देखने की सुनने लायक है। 1974 1974-75 में अनाउंस हुआ 110 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट, जो हावड़ा से आमटा, बारगचिया, चंपादंगा, तारकेश्वर, आमटा, बागनान जाने वाला। उसमें 42 किलोमीटर ही बन पाए अध्यक्ष महोदय, बाकी की जमीन ही उपलब्ध नहीं हुई। कुछ पैचेस में जमीन उपलब्ध हुई कि पैचेस में तो रेल नहीं चल सकती, हवा में उड़ते नीचे ऊपर नीचे, वो भी एनक्रोच हो गई आस्ते आस्ते। कि कुछ इलाके में जमीन का उन्होंने कहा चलो हमने ले लिया जमीन,
पैसा जमा करो, तो हमने पैसा जमा कर दिया। अब वो पैसा भी वापस नहीं आ रहा, ना जमीन आई ना पैसा है। और नहीं तो महाराष्ट्र का सुना देते, आपकी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। माननीय सांसद, चलिए मेरे खुद के राज्य महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं प्लीज। महाराष्ट्र में माननीय बहन फौजिया खान जी ने बताया कि महाराष्ट्र के लिए पर्याप्त राशि नहीं उपलब्ध की जा रही है या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे। अब जब एक सरकार 2009 से 14 के बीच काम कर रही थी, तो 5 वर्षों में उस समय 5 वर्षों में 1171 करोड़ एवरेज पर ईयर एलोकेट किया गया महाराष्ट्र या महाराष्ट्र से गुजरने वाली लाइनों पे। 1171 करोड़ प्रति वर्ष। इस वर्ष के बजट में 2021-22 में अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा महाराष्ट्र के लिए अलॉट किया गया है, और आपको हैरानी होगी ये जान के कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के लिए इस वर्ष में आवंटित किए गए। ये है स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक स्टेट के अंदर। और मैं समझता हूं कि जब तक निवेश नहीं होगा तब तक प्रोजेक्ट्स नहीं कंप्लीट होंगे, डेवलपमेंट नहीं होगा। पर निवेश तभी हो सकता है। किसी माननीय सांसद ने पूछा, मुझे बताइए ये लाइन कब तक होगी। मैं लाइन की डिटेल्स लेके आया हूं। अगर आप जमीन ना दें, अगर वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस ना दें, अगर यूटिलिटी शिफ्टिंग ना करें, अगर कोई रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता है वो ना करें, तो आप बताइए मैं डेट कैसे दे सकता हूं। मेरी डेट तो रेलवे की राज्य सरकार पर निर्भर करेगी। और इसी क्रम में आप जिस राज्य की देखो, आज केरल की भी बात निकली। केरल में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पर एक भी प्रोजेक्ट चल नहीं रहा। कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पर एक भी प्रोजेक्ट चल नहीं रहा। क्यों? जमीन ही उपलब्ध नहीं है। कहां पे लगाए रेलवे लाइन? डिमांड नई लाइन की आती है, लेकिन पुराने लाइन के लिए जमीन नहीं मिलती है। और जो राज्य हमें जमीन उपलब्ध कराने में चुस्ती दिखाते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, वहां तेजी से काम कर पाते हैं। आज मध्य प्रदेश के माननीय सांसद बता रहे थे उनके प्रदेश की बात। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में हम, या उत्तर प्रदेश की बात हुई, हमने इस बजट में भी बलिया की एक लाइन अप्रूव की है। अब जहां पे हमें जमीन में प्रोएक्टिव अप्रोच मिले, जहां पे हमें जमीन में दिखे कि जरूरत पड़ने पे जमीन की कठिनाई नहीं होती है, तो तुरंत वहां पे हम काम शुरू करते हैं। और हमने एक सोच बनाई है, जो मुझे लगता है मैं सदन का आशीर्वाद चाहूंगा इस सोच पे, कि जिस प्रोजेक्ट में जमीन उपलब्ध हो, अप्रूवल्स पूरे हों, वाइल्ड लाइफ वगैरह, अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो पूरी हो, अगर कोई ओवरहेड शिफ्टिंग करनी है वो पूरा हो जाए, तो उस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाए, उस प्रोजेक्ट को जल्दी किया जाए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। अगर हम इस प्रकार से फोकस करेंगे, तो जो आज 2,15,000 करोड़ रुपए, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। आज से 15 साल पहले अध्यक्ष महोदय सालाना 25,000 करोड़ रुपए कैपेक्स में खर्चा करती थी रेलवे 2004 से 9 के बीच एवरेज। 9 से 14 के बीच वो बढ़ा के 45,000 करोड़ हुआ। 25,000 5 वर्ष तक एवरेज, 45,000 5 वर्ष तक एवरेज। इस वर्ष वो बढ़ा के 2,15,000। सोचिए स्केल ऑफ कैपेक्स कितना बढ़ा है। और उसके मैं आंकड़े भी बताऊंगा कैसे उससे तेज गतिया ये काम करना। पर वो अगर वो पैसे को हम 500 प्रोजेक्ट में डिवाइड कर दे थोड़ा थोड़ा, और आधे आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स ही रखें, तो बताइए देश को क्या फायदा होगा, जनता क्या लाभ ले पाएगी, यात्रियों को क्या फायदा होगा। आधे अधूरे प्रोजेक्ट में तो ट्रेन नहीं चल सकती। तो हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक प्रोजेक्ट्स जो 70% 80% कंप्लीट हुए हैं, जहां जमीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उस पर फोकस किया जाए, उसको तेज गति से खत्म किया जाए। और इस प्रकार से
ये सब प्रोजेक्ट्स देश की सेवा में आएंगे। रेलवे का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, फ्रेट की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप उड़ीसा से आते हैं और उड़ीसा का भी विषय उठा था, मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि कहाँ 2009 से 14 के बीच 838 रुपए प्रतिवर्ष एवरेज निवेश होता था। 838 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष एवरेज मिलता था उड़ीसा की लाइनों को कैपेक्स के रूप में। वो 2021-22 में बढ़कर 5,528 करोड़ रुपए, यानी लगभग 6 गुना, 6.5 गुना। तो मेरे ख्याल से जो सोच बदली है रेलवे की, वो इसी कारण बदल पाई कि अब दोनों बजट्स को हमने मिला दिया। जितना पैसा उपलब्ध है उसके हिसाब से नई लाइनों का प्लानिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन का प्लानिंग, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, अलग अलग चीजें। जितनी जेब में पैसा है उसके हिसाब से प्लान करो, अनाउंस करो, क्यों लोगों को भ्रमित करना। और आपको जान के खुशी होगी, हमने इसी क्रम में इन मापदंडों से जब आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने की भी प्रक्रिया बड़ी पारदर्शी तरीके से एक नेशनल रेल प्लान बनाया कि 2030 तक देश की सबसे ज्यादा अति आवश्यक लाइनें क्या है, कौन सी लाइनों में सेवा यात्रियों को ज्यादा डिमांड है, सेवा चाहिए, कहां पे फ्रेट की डिमांड है, जैसे पोर्ट कनेक्टिविटी, आपके पैराडीप से कनेक्टिविटी देनी है, जेएनपीटी से कनेक्टिविटी देनी है, कोची से कनेक्टिविटी देनी है, हावड़ा से कनेक्टिविटी देनी है, पोर्ट कनेक्टिविटी, कोयले की खदानों से कनेक्टिविटी, आयरन ओर की खदानों से कनेक्टिविटी पोर्ट को, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ सके। इस प्रकार से सोच करके 2030 तक का एक बड़ा सोची समझी रणनीति के तहत एक नेशनल रेल प्लान बनाया। उसमें 58 प्रोजेक्ट्स को सुपर क्रिटिकल अनाउंस किया। उसमें से आपको बताते हुए खुशी होती है 25 हम पूरे कर चुके हैं, 31 दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे और आखिरी 2 मार्च अगले वर्ष, यानी पूरे 58 सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स इस आने वाले वर्ष में पूरी तरीके से देश की सेवा में आ जाएंगे। इसी प्रकार से एक क्रिटिकल 68 प्रोजेक्ट्स को क्रिटिकल घोषित किया, जिनको हम अगले 3 वर्षों में पूरा करके एक प्रकार से पूरे देश में कनेक्टिविटी का विस्तार बढ़ाएंगे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अपने अंतिम छोर नॉर्थ ईस्ट तक पूरे देश को रेलवे से जोड़ पाएंगे। इस प्रकार की कल्पना के साथ हम काम में जुटे हुए हैं। कश्मीर का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कई वर्षों से चल रहा था, बीच में पीआईएल्स और कोर्ट केसेस वगैरह में काफ़ी समय तक उसमें तकलीफ भी आई। कुछ समय खरगे जी भी थे, तब भी उसमें शायद स्टे वगैरह हो गया था। उन सब समस्याओं को पीछे करके अधिक रूप से उसमें पैसा दिया गया पिछले 2-2.5 साल में। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि जो एक लास्ट सेक्शन है बनिहाल से ज्वाइन करेगा कतरा को, वो सेक्शन पे तेज गति से काम चल रहा है और जल्द से जल्द मेरे ख्याल से अगले 2-2.5 साल में वो सेक्शन पूरा होने से पूरे बारामुल्ला तक कन्याकुमारी से एक ही गाड़ी में व्यक्ति ट्रैवल कर सके। और इन ट्रेनों में हम विस्टाडोम के कोचेस भी लगा रहे हैं, जो पूरे कांच के चारों तरफ जिसमें कांच हो। तो आप सोचिए कश्मीर में उन विस्टाडोम कोचेस में क्या आनंद आएगा, बर्फ का आनंद लेंगे, चारों तरफ वादियों का आनंद लेंगे। ऐसे अभी तक 33 विस्टाडोम के कोचेस सेवा में हैं, अलग अलग रूट पे चल रहे हैं। कुछ अराकू वैली में चल रहे हैं, कुछ दादर से मडगांव कोंकण रेलवे में चल रहे हैं, माथेरान, केवड़िया, बेंगलोर के बीच एक चल रहा है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे पे चल रहा है। कश्मीर में अभी एक पहुंचा है, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद शुरू करेंगे और सक्सेसफुल करेंगे उसको। उसमें हमने बुलेट प्रूफ वगैरह किया है उसको। कालका शिमला में कुछ कोचेस को किया, पर अब उसको भी नए डिजाइन से हम
नया बना रहे हैं, जिससे अगले 1.5 वर्ष में पूरी जो शिमला की रूट है उसमें इतने सुंदर नए कोचेस विस्टाडोम बनेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा सभी हमारे माननीय सांसद उससे एक बार शिमला जरूर जाएंगे और उसका स्वाद लेंगे। पठानकोट, बैजनाथ, पपरोला के बीच चल रही है और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसमें 33 विस्टाडोम कोचेस अब चल रही हैं और 100 और बना के पर्यटन को भी हम एक बड़ा बूस्ट देने के लिए काम कर रहे हैं। सर, कश्मीर का जो चेनाब ब्रिज है वो भी अपने आप में एक बड़ा अद्भुत टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। आईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है, उसके ऊपर बहुत तेज गति से काम चल रहा है। वास्तव में उस प्रोजेक्ट का लेंथ 111 किलोमीटर है, पर उसके लिए 205 किलोमीटर की तो रोड्स बनानी पड़ी हैवी इक्विपमेंट को लेके जाने के लिए। इतने टनल्स हैं, सबसे लंबा टनल भी देश का वहीं पे है, 12 किलोमीटर से ज्यादा लंबा। इन सब के पीछे पर्सनली मैं मॉनिटर करता हूं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हर हफ्ते मॉनिटर करता हूं, कश्मीर का प्रोजेक्ट हर 15 दिन में मेरे लेवल पे मॉनिटर करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार हमें ये सिखाते हैं कि एक बार जब आप खुद इन्वॉल्व हो जाओगे तो समस्याओं का समाकलन निदान जल्दी होगा और काम को भी तेज गति आएगी। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स तो अपने आप में एक मिसाल है कैसे इस सरकार ने स्पीड चेंज करी है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, गति लाए हैं। कहां पे उस प्रोजेक्ट में 2014 के पहले सिर्फ 10,000 करोड़ खर्च हुआ था, हमने 2014 से 19 के बीच 38,000 करोड़ उस पर निवेश किया 4 से 5 सालों में। और इस साल के बजट में भी लगभग 14 या 16,000 करोड़ सिर्फ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में दे रहे हैं कि उससे देश भर में हमारे एमएसएमई सेक्टर को, हमारे उद्योग जगत को एक बड़े रूप में सस्ते दामों पे फ्रेट तेज गति से पहुंचाने को मिलेगा। और वो लाइनें जहां आज फ्रेट चलती है वो हमें पैसेंजर सर्विस के लिए फ्री हो जाएगी, जिससे हम पैसेंजर की सेवाएं भी और ज्यादा अधिक सुगम बना सकेंगे और तेज गति से ट्रेन चल पाएंगी और ज्यादा ट्रेन चल पाएंगी। इसी प्रकार से फ्रेट में कई सारे हमने चेंजेस करके हमारे एमएसएमई सेक्टर, हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को और बल दिया है। किसान रेल में 50% छूट दी फल और सब्जियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी अगर मैं समझूं उपलब्धि इस कोविड के दौरान को, इस आपदा को अवसर में बदलते हुए, तो वो रही फ्रेट की स्पीड। और ऐसा नहीं कि आज कम गाड़ियां चल रही है इससे स्पीड ज्यादा है, लगभग 80% मेल एक्सप्रेस ट्रेन फिर से चलने लग गई हैं। सबर्बन तो 91% रीस्टार्ट हो गई हैं। बाकी ट्रेन जैसे जैसे डिमांड आती हैं, जहां जहां पे कोविड प्रोटोकॉल्स मेंटेन हो सकते हैं उसको भी फिर हम आस्ते आस्ते शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो हमने मेहनत करके फ्रेट ट्रेन का स्पीड डबल करने में हम सफल हुए, जो 22-23 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड थी फ्रेट की, वो आज 45 किलोमीटर साधारणतः रोज एवरेज स्पीड पे फ्रेट ट्रेन चल रही। अब इसका आप अनुमान लगाइए देश की अर्थव्यवस्था को और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कैसे लाभ होगा। जो ट्रेन मुंबई से गुवाहाटी 7 दिन में जाती थी, अब वो 2-2.5 दिन में पहुंच जाती है। सामान जल्दी पहुंचता है तो हम ज्यादा ट्रेनें चला सकते हैं, डिस्काउंट्स दे सकते हैं, सस्ता कर सकते हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। तेज गति से अर्थव्यवस्था रिवाइव होगी तो नया निवेश आएगा, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नए नौकरियों के अवसर बनेंगे और उसी से देश आगे बढ़ेगा देश में और तेज गति से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि आज के दिन एक माननीय सांसद ने उसकी मजाक उड़ाने की कोशिश की, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि कुछ अच्छी उपलब्धि हो तो उसको तो कोई भी करे, किसी भी पार्टी की सरकार करे, देश ने सेलिब्रेट करना चाहिए। आज माननीय अध्यक्ष जी
कोविड महामारी के बावजूद भारतीय रेल ने पिछले वर्ष, आज 17 तारीख है, 16 मार्च तक, पिछले वर्ष 16 मार्च 2020 में अप्रैल से मार्च तक जितना मालगाड़ी ने माल ढोया था उसको हमने पार कर लिया इस वर्ष कोविड के बावजूद। जबकि पहले 3-4 महीने में जब महामारी पीक पे थी, लॉकडाउन था, तब 70 मिलियन टन का शॉर्टफॉल था, 70 मिलियन टन। लेकिन उसके बाद लगातार मेहनत की, नई नई पॉलिसीज की, और आपको अध्यक्ष जी जान के खुशी होगी और आपके माध्यम से मेरे सभी गणमान्य सदस्यों को और देश को भी जान के खुशी होगी, सितंबर ऑनवर्ड्स, सितंबर से फरवरी तक 6 महीने हो गए और हम कोशिश करेंगे आगे भी वो क्रम चालू रहे। हर महीने जो फ्रेट लोडिंग हुई है वो भारत के 168 साल के रेलवे के इतिहास में सबसे अधिक लोडिंग इन 6 महीनों में हर महीने हुई। यानी अगर सितंबर 2020 देखें तो कोई सितंबर महीना ले लो इस साल के पहले, उससे अधिक सितंबर 20 में लोडिंग है। अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, हर महीने मैक्सिमम लोडिंग एवर इन दैट मंथ इन 6 महीनों में कंसिस्टेंटली की। और इस कंसिस्टेंसी से मुझे उम्मीद है कि रेलवे आगे और तेज गति से एक कस्टमर इज किंग का जो हमने एक बीड़ा उठा रखा है। आजकल फ्रेट के लिए किसी को रेलवे स्टेशन के धक्के नहीं खाने पड़ते, रेलवे ऑफिसेज के धक्के नहीं खाने पड़ते। आपको कुछ सामान पार्सल में भेजना हो, छोटा सामान हो, छोटा लॉट हो, किसान रेल से भेजना हो, आपको कुछ सामान मालगाड़ी से भेजना हो, तो आपको जूते नहीं घिसने पड़ेंगे, आपको कोई किसी की सिफारिश नहीं लगती है। आज सब ऑनलाइन होता है, पारदर्शी तरीके से आप बुकिंग करो, पैसा भी ऑनलाइन भरो, आपको कोई किधर धक्के नहीं खाने पड़े। हाँ, मजाक में एक मेरे रेलवे के अधिकारी ने मुझे कहा, साहब आप ये बोलते हो तो ठीक है, लेकिन सामान पहुंचाने के लिए तो आदमी को स्टेशन आना पड़ेगा, सामान तो ऑनलाइन नहीं आएगा। पर सामान लोडिंग के लिए लाने के अलावा सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया और आज ये सुविधा से लोग अपना सामान और ज्यादा रेलवे से ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर चाहे वो अनाज हो, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, चाहे वो सीमेंट हो, आयरन ओर हो, हर चीज में आज उद्योग जगत को दिखने लगा है, एमएसएमई सेक्टर को कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हम रेलवे से सामान सस्ता भी भेजेंगे, टिकाऊ भी पहुंचेगा ठीक ठाक से और समय पे पहुंचेगा। और मैं समझता हूं आगे के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार से एक के बाद एक पे कमीशन के कारण रेलवे के खर्चों का मॉडल बदल रहा है, उसमें हमें अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करनी पड़ेगी और ज्यादा सेवाएं एक्सपैंड करके रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें मैं जरूर आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, कैसे रेलवे के खर्चों का क्या मॉडल है। कुछ मान्य सदस्यों ने ऑपरेटिंग रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात की, वैसे मैं समझ नहीं पाया। एक तरफ बात हुई कि ये तो सेवा का काम है, इसमें तो देखना ही नहीं चाहिए कि ठीक से चले नहीं चले, और कुछ सदस्य कह रहे थे कि ऑपरेटिंग रेशियो देखो, पर हमने दोनों पे चिंता करी है। ये विशेषता है मोदी सरकार की, हमने सेवाएं भी बढ़ाने का बीड़ा उठाया, लेकिन साथ ही साथ रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने का भी, दोनों बीड़ा एक साथ। मुझे याद है जब 6th पे कमीशन हुई थी, करीब मेरे ख्याल से 2007 और 9 के बीच में 6th पे कमीशन जब आई थी, तो रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो सीधा 75% से बढ़ के 95% हो गया। 20% ऑपरेटिंग रेशियो डिटेरियोरेट हुआ था। क्यों? स्वाभाविक है, जब इतने लाखों एम्प्लॉइज की सैलरी एक साथ इतनी बड़ी बढ़ेगी और सैलरी के साथ पेंशन बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि एक साथ तो कोई इतना रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं। जब हम आए सरकार में तो अध्यक्ष महोदय ऑपरेटिंग रेशियो 94% के आसपास था, और उसके बाद 7th पे कमीशन आई। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको थोड़ा आंकड़ों से बताना चाहूंगा, और ये बात जरूरी है समझनी, क्योंकि ये दर्शाएगी कि रेलवे किस कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए भी
इतना बड़ा निवेश भी कर रही है और इतने सारे सुविधा के काम भी आगे बढ़ा रही है। 2009 से 14 के बीच अध्यक्ष महोदय स्टाफ का कॉस्ट 40,000 करोड़ रुपए था और 14 से 19 के बीच वो बढ़ के 65,000 करोड़। इस वर्ष 2021-22 में वो 65,000 से बढ़कर आज के दिन 92,000 करोड़ रुपए, यानी लगभग 27,000 करोड़ इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार से पेंशन का आउटगो जो 38,000 करोड़ एवरेज था 9 से 14 के बीच, वो बढ़कर 54,000 करोड़ रुपए, यानी इसमें भी 16,000 करोड़ की बढ़त। अब ऐसी परिस्थिति में आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ रेलवे स्टाफ और पेंशन में 1,46,000 करोड़ रुपए खर्चता है, लीज रेंट जो हम कैपेक्स करते हैं, जो लोकोमोटिव्स नए कोचेस वगैरह लेते हैं, उसमें 15,000 करोड़ रुपए खर्चते हैं। तो 1,61,000 करोड़ तो फिक्स कॉस्ट है। यहाँ जो भी फाइनेंस समझते हैं उसको ध्यान आएगा, 1,61,000 करोड़ रुपए फिक्स कॉस्ट, जिसमें मैं कुछ बदलाव नहीं कर सकता। देश के लिए वो फिक्स कॉस्ट रेलवे के ऊपर बोझ है। और जो अदर एक्सपेंसेस हैं, जिसमें मेंटेनेंस भी है, फ्यूल भी है, डीजल भी है, बिजली भी है, साफ सफाई भी है स्टेशनों की, इन सब अदर एक्सपेंसेस का आंकड़ा अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 2014-15 में 54,000 करोड़ रुपए का अदर एक्सपेंसेस थे। ये सब जो मैंने अदर एक्सपेंसेस बताए, वो अगले इस वर्ष 21-22 में घटकर 48,000 करोड़ हो जाएंगे। यानी 7 साल बाद भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन फिक्स कॉस्ट, जिन वेरिएबल कॉस्ट पे हमारी कुछ नियंत्रण हो सकती है, हम थोड़ी बचाव कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, उसको एक्चुअली 7,000 करोड़ से हम कम कर पाए। 6-7,000 करोड़ से हम कम करने में सफल हुए 7 साल के बाद। और इससे ये भी दर्शाता है कि हमने महंगाई को भी नियंत्रण में रखा, अनाप शनाप खर्चों पे भी नियंत्रण लाए, और एक प्रकार से पारदर्शी व्यवस्थाओं से, जेम से खरीदना सामान, हर चीज में देखना कि इसकी जरूरत है कि नहीं है, अच्छे कोचेस और अच्छे लोकोमोटिव्स लाना जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, इलेक्ट्रीफाई करना ज्यादा से ज्यादा। अब आप अंदाजा लगाइए, इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ 600 किलोमीटर के करीब हर वर्ष होता था मोदी जी की सरकार आने के पहले, 600 किलोमीटर, 600-650 किलोमीटर प्रति वर्ष। इस वर्ष 5,500 करोड़ से 5,500 किलोमीटर से अधिक का विद्युतीकरण, मोर देन 5,500, यानी लगभग 8 गुना। कोशिश हमारी है कि 6,000 किलोमीटर तक जाए। और ये तेज गति से अलग अलग काम करने में हमारा विश्वास है कि जो हम यात्रियों को सेवाएं करने में, देने में सफल हुए, चाहे वो स्वच्छता हो, ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन की स्वच्छता, ट्रैक्स के ऊपर स्वच्छता, 100% बायो टॉयलेट लगने से अध्यक्ष महोदय 4,000 टन रोज का मल जो ट्रैक पे गिरता था, 4,000 टन होता था। सोचिए पर्यावरण के लिए कितना खराब था। आपको याद होगा कैसी स्मेल आती थी, बांस आती थी एक जमाने में। आज आप कोई ट्रेन पे चले जाइए, कोई स्टेशन पे, आपको कोई स्मेल नहीं। हर स्टेशन पे हमने सफाई हो, अच्छे शौचालय हो, महिलाओं के लिए अलग शौचालय हो, ये पूरी तरीके से व्यवस्था खड़ी कर दी। अब आस्ते आस्ते दिव्यांगों के लिए भी स्टेशनों पे व्यवस्थाएं बढ़ा रहे हैं। प्रमुख स्टेशनों पे दिव्यांग जनों के लिए टॉयलेट में एक्सेस वगैरह की फैसिलिटी तो करने में हम ऑलरेडी सफल हुए। आपको सबको अपने अपने क्षेत्र में देखने को मिला होगा, चाहे वो फुटओवर ब्रिज हो, चाहे एस्केलेटर हो, चाहे लिफ्ट्स हो, इन सब सुविधाओं में भी कैसे तेज गति से गत 7 वर्षों में वृद्धि हुई है।
दुर्भाग्य मुझे बड़ा पीड़ा हुई कि एक माननीय सदस्य ने कोशिश की इस बात का, इसे तो मैं नहीं कहूंगा मजाक क्योंकि वो मेरी तरफ से बड़ा अच्छा हो जाएगा, पर बड़ा बिलिटल किया, बहुत छोटे उपलब्धि बताई कि 2 वर्षों में मार्च 2019 से अभी तक एक भी यात्री की ट्रेन की दुर्घटना से मृत्यु नहीं हुई। मैं समझता हूं ये बात तो हम सबके लिए आनंद की है कि हमने लोगों को सुरक्षित और सुगम सेवा दी और सफर दिया। किसी ने कहा कि कोविड में ट्रेन ही नहीं चली, इसके कारण हो गया। अब ट्रेनें कुछ समय के लिए रुकी, बाकी तो ट्रेनें शुरू होती जा रही हैं, सब सबअर्बन चल रही हैं, 80% मेल एक्सप्रेस शुरू हो गई हैं। परंतु इसके पहले भी पूरा 2019 से 20 का वर्ष आखिर ट्रेनें पूरी चली, एक भी मृत्यु नहीं हुई। ये दूसरा वर्ष और मैं भगवान से आशीर्वाद चाहूंगा, प्रार्थना करता हूं और आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा, मेरे साथियों का, बड़ों का, कि इसमें हम सफल रहें, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे लिए कीमती है, हर व्यक्ति हमारे लिए बहुत, उसका जीवन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और ये 13 लाख, 12.5-13 लाख कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं, ये साधारण उपलब्धि नहीं है, ये अपने आप नहीं होता है। ये दिन रात सेफ्टी के लिए मेहनत करते हैं, चाहे वो ट्रैकमैन ट्रैक चेकिंग कर रहा है, चाहे लोको पायलट नजर एकदम तेज रख रहा है कि ठीक से ट्रेन चले, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो और या चाहे वो सिग्नलिंग का अफसर हो, मैकेनिकल कर्मचारी हो, इलेक्ट्रिकल कर्मचारी हो, एक पूरे व्यवस्था की संयुक्त जिम्मेदारी को उठा के अपने कर्तव्य का पालन करने का जो संकल्प है, उसके कारण ही ये हो सकता है। और मैं वास्तव में उनका धन्यवाद करना चाहूंगा जो दिन रात एक करके रेलवे को सुरक्षित रखते हैं, रेलवे की सफर कैसे हमारे यात्रियों की अच्छी हो उसकी चिंता करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कई विषयों पे एक रूट कॉज एनालिसिस करके उसका समाधान किया, गहराई से समस्या के जड़ में जाके। समस्या कई बार तो ऐसी थी कि जब गहराई से देखो तो बड़ी सरल उसका उपाय भी मिल जाता। एक आध उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, सिर्फ सोच बताने के लिए, कैसे रेलवे की सोच बदली है। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सांसद कई बार कंप्लेन करते थे कि खासतौर पे गर्मियों के दिनों में कि ट्रेन में पानी खत्म हो जाता है। आपको ध्यान होगा, पहले कई बार होता था कि बाथरूम में पानी खत्म हो गया या वॉश बेसिन में पानी खत्म हो गया। अब उसकी रूट कॉज एनालिसिस की तो अध्यक्ष महोदय ध्यान ये आया, जब कभी किसी वर्ष ये पाइप लगे थे जिससे वाटरिंग होती है, वाटर टैंक्स भरे जाते हैं, वो पाइप एक तो छोटे थे, दूसरा कुछ पाइप्स जंग पकड़ गए थे, तीसरा मट्टी वगैरह अंदर लगने से पाइप का डाया और कम होते गया, तो बड़ी धीरे गति से पानी अंदर भरा जाता है। दूसरा, ये पाइप बने थे जब स्टीम इंजन चलती थी। कभी किसी ने सोचा ही नहीं इस बात का कि स्टीम इंजन के समय तो ट्रेन आधा घंटा रुकती थी, तो आधे घंटे में पानी भर जाता था। आस्ते आस्ते डीजल आई, अब इलेक्ट्रिक आई, तो ट्रेन तो 2-3-4 मिनट रुकती है, उतने समय में पानी भरता नहीं है। तो हमने एक मुहिम चलाई देश भर में, जहां जहां वाटरिंग होती है वहां पे पाइप पड़ी की, नोजल्स ठीक किए, उसका मेंटेनेंस प्रोटोकॉल किया। और साधारण था, अब ये समस्या हमारी हेल्पलाइन, कंप्लेन लाइन में कोई किधर हमें आती नहीं है कि पानी खत्म हो गया, और अगर आती है तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। किस स्टेशन पे पानी भरा गया, क्यों नहीं भरा गया पूरा, कौन अफसर जिम्मेदार है, कौन कर्मचारी जिम्मेदार है, एक्शन लिया जाता है। और एक्शन तो इस हद तक है अध्यक्ष महोदय कि अब आज के दिन हर ट्रेन, चाहे वो पैसेंजर हो, मेल एक्सप्रेस हो, फ्रेट की ट्रेन हो, हर ट्रेन आज मोबाइल फोन पे देखी जा सकती है। इस समय 6:30 बजे, 6:32 पे कौन सी ट्रेन कहां पर है, इस समय आप अपने मोबाइल फोन पे देख सकते हैं। और इसी के फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय, एक तरफ फ्रेट ट्रेन की स्पीड डबल तो हुई,
अभी साधारणतः फॉग के दिन छोड़ के, फॉग के दिनों में कई, इस बार तो ज्यादा फॉग आई है, पिछले वर्ष कम थी, इस बार फॉग के दिनों में, और ये मैं अपने मोबाइल फोन पे अध्यक्ष महोदय रोज मॉनिटर करता हूं। कल की जानकारी मैं अभी बता सकता हूं कि कल कितनी ट्रेन समय पे चली, समय पे पहुंची, और एक एक ट्रेन जो नहीं पहुंची उसका कारण क्या था। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सदन को जानकारी देता हूं, कल का पोजीशन मुझे सुबह 9 बजे आ जाती है। कल अध्यक्ष महोदय मेल एक्सप्रेस ट्रेन 1026 चली थी, जिसमें से 1013 राइट टाइम स्टार्ट हुई, 1013 राइट टाइम पहुंची 992, यानी कुल ट्रेन जो डिले हुई मात्र 34, पूरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन पूरे रेलवे में मात्र 34 ट्रेन डिले हुई, मतलब पंक्चुअलिटी लगभग 97%। उसमें भी 14 ट्रेनें 30 मिनट के अंदर, 9 ट्रेनें 1 घंटे के अंदर, और सिर्फ 11 ट्रेन, 1000 में से सिर्फ 11 ट्रेन 1%, 1 घंटे से ज्यादा। और अध्यक्ष महोदय, हर ट्रेन का, ये 34 की 34 ट्रेन का कितने समय चली, कितने बजे पहुंची, कितना लेट हुई, उसका कारण क्या था, और हर रोज इन कारणों के ऊपर निगरानी रखी जाती है, देखा जाता है इसको कैसे सुधार करें। इस प्रकार की पारदर्शिता भी और निगरानी रखने से मैं समझता हूं कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ा है और कस्टमर्स को सुविधाएं भी उपलब्ध हुई हैं। स्टेशन डेवलपमेंट के ऊपर कुछ आलोचनाएं की गई। अध्यक्ष जी, हमने अपना पैसा खर्च के बहुत सारे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया है देश भर में। कई माननीय सांसदों ने अनुभव भी किया होगा। कई स्टेशंस में अच्छी लाइटिंग, तो लगभग सब मेन स्टेशन में एयरपोर्ट की तरह ब्राइट एलईडी लाइट्स लग गई, टॉयलेट सुधर गए, स्वच्छता अच्छी हो गई। अब हम चाहते हैं कि इसको विश्व स्तरीय बनाया जाए। हबीबगंज स्टेशन का भी किसी ने आलोचना की, मैं तो हैरान हूं, आखिर कोई व्यक्ति आके वहां 100 करोड़ से अधिक खर्च किए। मैंने बाय चांस, बाय कोइंसिडेंस कल लोकसभा डिबेट के बाद कल शाम को ही हबीबगंज का रिव्यू किया, कल शाम को। वो स्टेशन देखने लायक है अध्यक्ष महोदय, इतना सुंदर कर दिया उस पूरे स्टेशन को। नए सबवेज बन गए, ऊपर कॉन्कॉर्स बन गए, अराइवल पैसेंजर्स अलग जगह से निकलेंगे, ट्रेन में जाने वाले पैसेंजर्स अलग अंदर आएंगे, तो कभी दोनों का क्लैश नहीं होगा। बहुत अच्छी तरीके से लोग आगमन कर पाएंगे। अगर निजी क्षेत्र के कैपिटल से, निवेश से हम ये सुधार कर पाते हैं, तो इसमें प्राइवेटाइजेशन कहाँ हुआ? स्टेशन तो हमारा ही है, स्टेशन तो आप सबका है, इस देश की संपत्ति है, कोई उसको बेचा नहीं है, कोई उसका मालिकाना हक नहीं बना। उसने सुविधाएं बनाने में एक निवेश किया और एक अगले 30 वर्षों में उस स्टेशन से जो कमाई करेगा, और वो कमाई भी आप पैसेंजर्स को सुविधा देके ही करेगा ना, उससे वो इस निवेश का पैसा मेकअप कर लेगा। उसका ब्याज, जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस भी उनकी जिम्मेदारी होगी अच्छी तरीके से मेंटेन करना। तो मैं समझता हूं कि समझदारी का काम है कि स्टेशन सुधरे, जो जमीन हमारे पास है उसका अच्छी तरीके से उपयोग हो। ऐसे ही मैंने कल लोकसभा में भी ये बात रखी, मैं आप सबके समक्ष पूछना चाहूंगा, जब सड़क बनती है, सड़क किसकी होती है? देश की है, सरकार की है। सड़क पे गाड़ियां सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलती है क्या? सबकी गाड़ियां चलती है, हमारी निजी गाड़ियां भी चलती है। तो अगर रेलवे ट्रैक पे कुछ अच्छी निजी गाड़ियां जो अच्छी सुविधा दे, हजारों करोड़ रुपए खर्च के लोग लाएं, अति आधुनिक विश्व स्तरीय ट्रेनें आए हमारे ट्रैक्स में, तो उससे पैसेंजर्स को लाभ होगा या नुकसान होगा? स्वाभाविक रूप से अच्छी सुगम यात्रा होगी, तेज गति की ट्रेन्स होंगी, कंफर्टेबल जर्नी के साथ उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए रेलवे के पूरा यंत्र बैठेगा कि वो ठीक से चले, ठीक से प्राइसिंग हो, हर प्रकार की सुविधा ठीक से दे। लेकिन ये पुरानी सोच में रहना, और एक माननीय सदस्य ने इसकी बड़ी आलोचना की
उनकी खुद की विचारधारा की जो सरकार हमारे से सटे हुए एक देश में है, चलती है, उस विचारधारा की सरकार ने भी अपने देश में पूरी तरीके से प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके देखिए सुविधाएं कहां से कहां पहुंचा दी, अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया। वो वही विचारधारा है जो उस देश को आगे लेके जा रही है, और हमारे देश में उस विचारधारा को थोप के पीछे लेके जाने का काम करने का सुझाव कुछ लोग दे रहे हैं। मैं समझता हूं समय आ गया है कि अति आधुनिक व्यवस्थाएं रेलवे में आए, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, और इसमें किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे भारत की संपत्ति है, आगे भी रहेगी, इसका कोई निजीकरण कोई नहीं करेगा, कोई कर भी नहीं सकता। अच्छा निवेश बढ़े, निवेश ज्यादा आए और देश की सेवा करे, मैं समझता हूं उसमें सरकार भी अपना पैसा डाल रही है। और जैसा मैंने बताया, पहले के निस्बत आज 5 गुना सरकार निवेश कर रही है, लेकिन आवश्यकता है तो उससे कई ज्यादा बढ़ी है। और नेशनल रेल प्लान को जब हम देखते हैं तो 3 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आवश्यकता दिखती है, उसमें निवेश लगेगा हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का। हमने सोचा है कि जैसे बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद आएगी, ऐसे 6-7 और रूट आइडेंटिफाई किए हैं। जो राज्य सरकार सहयोग करेगी, जमीन उपलब्ध कराएगी, उधर ये हाई स्पीड रेलवे रूट्स भी बनाएंगे। अब इन नए रूट्स को अगर प्राइवेट कैपिटल आके तेज गति से बनाए और सेवा दे तो उसमें देश का कैसे नुकसान होगा, मेरी समझ के बाहर है अध्यक्ष महोदय। मैं समझता हूं नई व्यवस्थाएं देश के कोने कोने तक पहुंचेंगी, नई व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था को भी बल देंगी, लाखों लोगों को मजदूरी और नौकरी देगी, और इसमें हम सबको एकजुट होकर सभी राज्यों को परसुएट करना पड़ेगा कि वो भी अपना शेयर जो प्रोजेक्ट का है वो दे। अब आंध्र प्रदेश के हमारे मित्र बार बार कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट्स का स्पीड क्यों नहीं है। मुझे जमीन मिल जाए और जो आंध्र प्रदेश ने कमिट किया है, जो शेयर ऑफ देयर सपोर्ट वो मिल जाए तो तेज गति से प्रोजेक्ट हो जाएगा। हमारे राजस्थान में स्थिति देखें तो लगभग सभी प्रोजेक्ट्स जिसमें राज्य सरकार ने सहमति दी थी कि हम इसमें आपको जमीन देंगे, आप 50% शेयर देंगे, उससे मुकर गए, निवेश नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं हो रहा। गुजरात में लगभग 95% जमीन आ गई। महाराष्ट्र में 24% जमीन है। अब हम क्या करें, उस प्रोजेक्ट को आधा अधूरा बनाना शुरू तो हमने कर दिया गुजरात का पोर्शन, पर अगर मुंबई का टर्मिनल मिल जाए, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, और जमीन मिल जाए तो पूरे रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका महाराष्ट्र का हिस्सा महाराष्ट्र में अर्थव्यवस्था को गति देगा, गुजरात में देगा, और ये एक रोल मॉडल बनेगा। आखिर विश्व की सबसे सेफेस्ट और बेस्ट टेक्नोलॉजी जापान से लाई जा रही है, उसका पैसा जापानीज गवर्नमेंट दे रही है सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट पे, 0.1% इंटरेस्ट पे 50 वर्ष का लोन पहली बार भारत में आया है, पहली बार। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बनाए हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस डिप्लोमेसी है, उसके फलस्वरूप रेलवे को बहुत बड़ी सौगात मिली है कि इतने सस्ते पैसे से बुलेट ट्रेन लगेगी, टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, उससे हम देश भर में अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। अब हमारी सोच एक लॉन्ग टर्म विजन है, दृष्टिकोण छोटा मोटा नहीं है कि आज वोटरों को लुभाने के लिए अनाउंसमेंट कर दो। कैसे देश को मजबूत ताकत बनाएं, कैसे देश की व्यवस्थाओं को एक लंबे अरसे के लिए अच्छा बनाएं, उस सोच के साथ ये सरकार रेलवे में काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि इस तेज गति से काम करने में सभी राज्य सरकारें भी हमारी मदद करेंगी।
कोई भी दल की पार्टी, कोई भी पार्टी की सरकार हो कोई प्रदेश में, मैं समझता हूं विकास के कामों में हमने एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए, एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दिन सरकार चुनी गई 2014 में और फिर 19 में ये फिर एक बार दोहराया था हम सब के लिए, और हम सबको निर्देश दिया था कि चुनाव तक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है, चुनाव के बाद हम 135 करोड़ के देश के प्रतिनिधि हैं, 135 करोड़ का देश हमारा है। बिना भेदभाव के हर राज्य की जरूरतें, हर राज्य के प्रोजेक्ट्स पे रेलवे काम करती है, आगे भी करती रहेगी। सुविधाओं का हक 135 करोड़ भारतवासियों का है, परंतु ताली दो हाथ से बजती है। और मैं समझता हूं जो हाउस ऑफ एल्डर्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आज स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में हम सब बैठे हैं, अगर हम इसमें थोड़ा लग जाएं, थोड़ा मदद करें, थोड़े अपनी अपनी राज्य सरकारों से को प्रोत्साहित करें कि वो मिलके रेलवे की सुविधाएं बढ़ाने में, उनके प्रोजेक्ट्स को तेज गति देने में अगर हम सब मिलके काम करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में भारतीय रेल का सफर हवाई जहाज के सफर से और अच्छा सुविधाजनक हो जाएगा। इस देश में यात्री प्रिफर करेंगे एक अच्छी ट्रेन सर्विस, सेफ, सिक्योर, कंफर्टेबल, कम समय पे ले जाएगी यात्रियों को, सिटी सेंटर से सिटी सेंटर ले जाएगी। ऐसी सुविधाएं बनाने की जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है, और मैं समझता हूं रेलवे को मोदी जी से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं पहचान सकता। उन्होंने तो अपना पूरा बचपन रेलवे स्टेशन पर बिताया, उन्होंने गहराई से रेलवे को समझा, गहराई से रेलवे की चिंता करते हैं, और उसी के फलस्वरूप रेलवे पे उनका इतना ध्यान रहता है, इतनी चिंता रहती है। और आज 2,15,000 करोड़ का कैपेक्स का बजट जो सेफ्टी और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा, जो आज 1 लाख से अधिक करोड़ रुपए बजट में आवंटन किया है सिर्फ भारतीय रेल के लिए, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और हम सब मिलके इसकी सराहना करें, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करें, और आगे चल के इन प्रोजेक्ट्स को और गति देने में हम सब सहयोग करें। इस आशा के साथ मैं सदन से दरख्वास्त करता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि एकजुट होकर हम इस डिमांड फॉर ग्रांट्स रेलवे 2021-22 का समर्थन करें, स्वीकार करें और लोकसभा को फिर भेजें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। प्लीज 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 प्लीज। एक वैसे तो मैंने पहले शुरुआत में ही कहा था एक एक विषय का जवाब मैं व्यक्तिगत तौर पे दूंगा, पर ये कई बार ये विषय आप उठाते हैं, मेरे हिसाब से ये आपने पूछना पड़ेगा उस समय के जो लोग उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को बना रहे थे कि उन्होंने क्या कोई फिजिबिलिटी स्टडी करी थी, किस प्रकार से उन्होंने उसमें, और आप देखेंगे तो उसमें लिखा है एग्जामिन द फिजिबिलिटी। और आज भारतीय रेल के पास पर्याप्त मात्रा में जो फैसिलिटीज हैं, तो आप तो नहीं चाहेंगे कि आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा जिस पे आप सबने टैक्स भरा है उस पैसे का हम दुरुपयोग करें। तो स्वाभाविक रूप से जो सुविधाएं जरूरत है वही सुविधाओं पे निवेश होना चाहिए। और आज कोच मैन्युफैक्चरिंग की इतनी पर्याप्त सुविधा भारत में है। आपकी जानकारी के लिए LHB कोचेस, 1 मिनट और लूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्होंने कोच के विषय उठाया। LHB कोचेस 2014 में जब हमारी सरकार आई 2,500 से भी कम थे, लेस देन 2,005। आज बढ़ के वो 25,000 के करीब हो गए, 25,000। और LHB कोचेस सेफ है, बड़े अच्छे कंफर्टेबल जर्नी देते हैं, पर पता नहीं क्यों देश ICF कोचेस बना रहा था। हमने 2018 में ICF कोचेस बनाना पूरी तरीके से बंद किया। चाहिए महंगे पर अच्छे कोचेस बना रहे। और रही बात कैपेसिटी की, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी थी, आज भी किसी शायद सांसद ने जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय 2014 तक, फैक्ट्री 2008 में शुरू हुई, बनी 11 या 12 में,
2014 तक वहां स्वयं का एक भी कोच नहीं बना, नॉट वन। कपूरथला या चेन्नई से आते थे कोच, यहाँ रंग लगता था, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग होती थी और बताया जाता था एमसीएफ ने प्रोडक्शन कर दिया मॉडर्न कोच फैक्ट्री। आपको जान के खुशी होगी, सदस्य ने कहा भी कि 711 कोच बन रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विजिट किया, उनको प्रोत्साहित किया दिसंबर 18 में शायद, तो 18-19 की प्रोडक्शन डबल कर दी हमारे वहां के कर्मचारियों ने, 1425 कर दी। और फिर 19-20 में पिछले वर्ष बढ़ा के 1900 से ज्यादा कर। आप कल्पना करिए सर कि एक रेल कोच फैक्ट्री जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000 कोच है, 1000 कोचेस, रेलवे सरकारी फैक्ट्री 1900 से अधिक कोचेस बनाती है, यानी ऑलमोस्ट 200% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो मैं समझता हूं ये अपने आप में एक रिकॉर्ड रेल कोच फैक्ट्री ने किया, जिसके कारण आज पर्याप्त मात्रा में देश में रेल कोचेस बन रहे हैं। धन्यवाद। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल।